अब देखो कौन आगे चल के सक्सेसफुल होगा नहीं होगा इसका नहीं पता, लोग विजनरी हो सकते हैं, फ्यूचर देखने वाले नहीं। अब देखो इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि पास्ट का डेकेड पूरा मार्वल का था, उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, कुछ बहुत ही यादगार मूवीज हमें दी हैं, मगर फिर भी कुछ चीजें हैं जो लोगों का परसेप्शन कभी भी नहीं बदल पाएंगी। जस्ट लाइक लोग आज भी बैटमैन और स्पाइडरमैन में से बैटमैन को ही चुनेंगे, क्योंकि मानो या ना मानो उस कैरेक्टर में डेप्थ है, अपना उसका पर्सोना है। अब जो कि ये पास्ट का डेकेड बहुत ही याद आएगा, उसका ये भी एक कारण है आयरन मैन। पूरे मार्वल के तीनों फेज तक यही तो उसका फेज था। फेज 3 तक अभी तक कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो आयरन मैन की तरह अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस कर पाए, मगर जो बीत गया सो बीत गया। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। अभी भी मार्वल का अपना एक करिश्मा है। आरडीजे के जाने के बाद मार्वल इनडायरेक्टली खुद भी नहीं चाहता कि उनका कोई कैरेक्टर ऐसा हो जाए जो टोनी स्टार्क जैसा हो, क्योंकि भाई बड़े एक्टर के अपने बड़े नखरे होते हैं, सीधी सी बात। और इस बेसिस पे अभी मार्वल भी ये खुद नहीं चाहता स्टूडियोज के नाम से लोग पिक्चर देखने जाएं, मतलब कि ऐसा लगना चाहिए कि भाई मार्वल की पिक्चर है तो अच्छी ही होगी। और अभी के तौर पे डीसी में ऐसा नहीं है, और आने वाला डेकेड भी डीसी स्टूडियोज का नहीं, उनके कैरेक्टर्स और एक्टर्स का होने वाला है। मतलब कि हम फैंस आज भी चाहते हैं कि हेनरी कैविल सुपरमैन को छोड़ के ना जाए, बेन एफ्लेक डीसीयू में दोबारा से वापस आ जाए, हार्ली क्विन को मार्गो रॉबी के अलावा और कोई पोर्ट्रे ही ना करे, और कहीं ना कहीं गैल गॉडॉट भी वंडर वुमन के लिए परफेक्ट नजर आ रही है एज ऑलवेज शी इज। और मैं अभी अपने तरफ से कह सकता हूं कि इन केस अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यह आने वाला डेकेड डीसी का रहेगा फॉर श्योर, क्योंकि पिछले कुछ साल तो डीसी और वार्नर ब्रदर्स की कंट्रोवर्सी में ही बीत गए और उसी खिचड़ी के बीच में मार्वल बाजी मार गया। बट अब डीसी अपनी गलतियों से सीख रहा है। उसकी अपकमिंग 2021 और 2022 की मूवीज काफी प्रॉमिसिंग फील दे रही हैं। मतलब ये वाला बैटमैन भी कुछ खराब नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि जिस डार्क पैनल में उसे यूज किया गया है वो भी सिंपल क्लीन क्लासी फील दे रहा है। क्योंकि भाई मैं ये बात तो कहूंगा कि डीसी की मूवीज और उनकी कहानियां और उसके विलन्स बहुत ही जोरदार होते हैं, और अभी हमने तो मान लो कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया है। इस रॉबर्ट पैटिसन वाले बैटमैन का रिडलर भी काफी सीरियस दिख रहा है अपने काम से। पिक्चर अपने बैटमैन की पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, सोसाइटी, जस्टिस के बारे में कुछ ना कुछ कह रही है, और अभी तो हमने सिर्फ टीजर ट्रेलर देखा है। इसके अलावा डीसी अपने एनिमेटेड यूनिवर्स में सबसे बेस्ट है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स अपने यूनिवर्स को खत्म करके एक नई टाइमलाइन भी शुरू कर चुका है, और यहीं इसी बात पे मार्वल की बस कुछ ही एनिमेटेड मूवीज को छोड़कर बाकी सब बहुत खराब है। सीधे बोलता हूँ, मजा नहीं आता। डीसी के एनिमेटेड मूवीज का अपना एक टेस्ट होता है, उनका इंतजार करते हैं लोग, काफी अच्छी कंटिन्यूटी बनी रहती है, बैंग ऑन स्टोरी लाइन होती है, और सबसे मेन बात उनकी कहानियों के कैरेक्टर्स में डेप्थ होती है, एक सीरियसनेस वाली, काफी अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं है कि वो अपने एनिमेटेड मूवीज में ह्यूमर नहीं डालते, थोड़ा बहुत रहता है, मगर वो जो अपनी कहानियों पे ज्यादा फोकस करते हैं। और ठीक इसी कारणवश डीसी ने अपने जस्टिस लीग डार्क एपोक्लिप्स वॉर को सबसे परफेक्ट वे में डिपिक्ट किया है, वो भी पूरा आर रेटेड होके। अब देखो जैसे फैंस का कंप्लेन था कि डीसी की मूवीज काफी डार्क होती हैं, उन्हें कुछ ह्यूमर ट्राई करना चाहिए, और उन्होंने अपने वे में किया भी। जैसे कि उनकी शज़ाम मूवी ने हमें काफी एंटरटेन किया, क्योंकि समझो वो कहानी बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही है, और बच्चों की कहानी में वाइब्रेंस होता ही है। कोई बैटमैन की तरह हमेशा आई एम वेंजेंस, आई एम बैटमैन नहीं ना कहेगा। बच्चों की लाइफ में कलर होता है, और हाँ फिर बड़े होके डार्क हो जाती है लाइफ, रियल लाइफ में भी। अब जैसे डार्क के ऊपर बात कर ही रहे हैं, तो डीसी अभी भी अपने डार्क टोन को एम्ब्रेस करता है। वो मार्वल की तरह ऑलमोस्ट सभी मूवीज को कलरफुल नहीं रखता। अब हाँ, हार्ली क्विन की जैसी पर्सनैलिटी है कलरफुल, तो उसकी कलरफुल मूवी भी है। अब बैटमैन की पूरी जिंदगी ही मनुष्यत के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और शिकार करने भी डार्क में निकलता है, कपड़े भी डार्क पहनता है, तो उसकी कहानी तो डार्क रहेगी। अब अपने पास्ट की गलती को लेकर डीसी ने बैटमैन का पूरा टोन ही थोड़ी ना चेंज कर दिया। जैसे कि जब थॉर 2 का डार्क वाला टेस्ट फेल हो गया, तो मार्वल ने थॉर की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर दी। थॉर की लाइफ में रंग है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही मैच्योर कैरेक्टर है। तूफान का देवता से उसको तूफान का नेता बना दिया। थॉर के हीरोइक डीड्स में पूरी एक लाइब्रेरी बनी हुई है, यहाँ तक कि नॉर्स माइथोलॉजी में भी वो इतना वाइब्रेंट कैरेक्टर नहीं है। मगर चलो, जैसा ठीक चल रहा है, मजा आ रही है ना बस। अब किसी भी मूवी के डार्क पैनल को लोग ज्यादातर अडल्टहुड से जोड़ देते हैं, और डीसी अभी तक अपने मूवीज में अडल्ट वाइब्स रखता ही है। मार्वल का तो सिर्फ डिज्नी की वजह से उसका हाथ बंधे हुए हैं, वरना जो खून खराबा हुआ है कॉमिक्स में, ऑलमोस्ट हर एक मेजर कैरेक्टर्स कॉमिक्स में खून का नंगा नाच खेल चुका है। और जैसे डिज्नी अपनी गाइडलाइंस लेके चलता है, ये बहुत ही मुश्किल से कहा जा सकता है कि मार्वल का आर रेटेड फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि अब तो आप ये देख ही रहे होंगे कि डीसी काफी अच्छी आर रेटेड सुपर बिग मूवी निकाल रहा है, और पैसे और अवार्ड्स दोनों बटोर के लेके जा रहा है। मार्वल यही मात खा जाता है। कैरेक्टर्स भी उसके पास बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन डिज्नी की वो लिमिटेड वॉयलेंस वाली पॉलिसी के कारण डायरेक्टर खुल के काम नहीं कर पाता। उसको अपनी लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर बंद के ही कहानी को लिखना पड़ता है, वरना अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन को इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी मूवी को डायरेक्ट करने से क्यों निकालते। कहीं ना कहीं डिज्नी अभी भी नहीं चाहता कि उसकी मूवी में वो अडल्ट वाइब आए, आर रेटिंग वाली, और ठीक यहीं पे डिज्नी इसका दबा के फायदा उठाता है।
आर रेटिंग होने के कारण वो अपने कैरेक्टर को खुल के बाहर निकाल पाते हैं कि कैसा बीस्ट है वो। अब वो खुल के बाहर निकलने की बात हो ही रही है तो डीसी के फीमेल कैरेक्टर्स को कैसे भूल सकते हैं। डीसी ने टॉप मोस्ट लवेबल फीमेल कैरेक्टर्स को हमें दिया है, यहाँ तक कि मुझे उन सब के नाम भी गिनाने की जरूरत नहीं। सुसाइड स्क्वाड में हार्ली क्विन एक साइड कैरेक्टर था, मगर फैंस ने उसे इतना पसंद किया कि डीसी ने उसे अपने स्केड्यूल में डाल के उसकी मूवी बनाई। पॉइजन आइवी को तो हम 90s के जमाने से जानते आ रहे हैं, मिशेल पाइपर वाली कैट वुमेन को कौन भूल सकता है। इससे बेस्ट अभी तक कैट वुमेन मैंने नहीं देखी। और यही डायना की बात तो छोड़ ही देते हैं, वो तो अपनी है। और ठीक यही मार्वल ने क्या किया, एक ब्लैक विडो को उठा लो, फिर थैनोस की बेटी को, उसके बाद अच्छा कौन, मतलब हैं तो मगर इन सब के जैसा फील नहीं आता। कुछ छोटे मोटे साइड कैरेक्टर्स को छोड़ देते हैं जो पसंद है, मगर जैसे एक लीड फीमेल कैरेक्टर की बात होती है वो नहीं था कि देखते ही प्यार हो जाए पिक्चर से, वैसे कैरेक्टर से तो है ही। अब देखो इतना डिफरेंस गिना दिए तो दोनों ही कंपनी पैसे कमाने की होड़ में हमें जैसा खुश करना पड़े वो करेंगे। कोई आर रेटिंग के साथ करेगा तो कोई बिना आर रेटिंग के साथ करेगा, कोई कहानी से खुश करेगा तो कोई कैरेक्टर से करेगा, मगर हमें खुश करेंगे वो। मगर वैसे आपका क्या कहना है, डीसी अब सुधर रहा है कि नहीं? उसकी आने वाली मूवीज काफी प्रॉमिसिंग लग रही हैं, मगर उसका डिसीजन पिक्चर रिलीज होने के बाद ही लिया जा सकता है। मगर अभी ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमने डीसी के अभी तक फेस 1 को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, और आगे की कहानी तो छोड़ ही दो। अभी भी डीसी के पास कुछ बहुत ही जोरदार कैरेक्टर्स हैं जिससे वो पूरा मार्केट हिला सकता है। और एक तरह से देखें तो ये अच्छी बात है, हमें डीसी की तरफ से कुछ अच्छा प्रॉमिसिंग देखने को मिलेगा। ठीक वहीं मार्वल की तरफ से थोड़ा सा खींचातानी है कि अब वो नया क्या दिखाएंगे, वो भी अच्छा रहना चाहिए तो लोग देखेंगे, वो भी देखेंगे ही। मार्वल के पास अभी भी बहुत कुछ कैरेक्टर्स हैं, मगर वो अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलना चाहता। मगर खैर, आप क्या सोचते हैं, आने वाला फ्यूचर मार्वल का होगा या डीसी का? कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, और वो भी क्यों। वैसे भी आप डीसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या उसकी अपकमिंग मूवीज प्रॉमिसिंग लग रही हैं या नहीं? कमेंट्स में बताना जरूर। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो, सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।